अगस्त 1975 कोलकाता। जयप्रकाश नारायण की कार आ रही थी। पूरे शहर में जेपी के समर्थकों का हुजूम था। अचानक एक लड़की सड़क से निकली, सीधे कार के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर वो कार के बोनट पर चढ़ गई। उसने कहा, अगर आप आगे बढ़े तो मैं यही जान दे दूंगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी थी। उस समय वो महज 20 साल की थी। ये उनका पहला बड़ा विरोध था जिसे पूरे शहर ने देखा। उस दिन कोई नहीं जानता था कि ये लड़की एक दिन पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनेगी, और वो भी उस राज्य में जहां 34 साल तक दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार रही थी। क्या है उनकी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। उससे पहले एक सवाल है जो हर चुनाव में पूछा जाता है। भारत के किसी भी राज्य में 34 साल तक एक पार्टी की सरकार नहीं रही, लेकिन बंगाल में रही। वो सरकार गिर गई और उसके बाद एक औरत ने 3 बार लगातार जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल में दर्जनों रैलियां की। केंद्रीय एजेंसियों ने ममता के करीबियों को घेरा, वोटर लिस्ट में बदलाव किए। 2021 में तो पूरे देश का मीडिया बीजेपी की जीत लिख रहा था, लेकिन ममता ने तीसरी बार जीत हासिल की। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जिसे ममता ने सालों से खड़ा किया है और आज उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये मशीन काम कैसे करती है? ममता बनर्जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने बंगाल में एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो वोटों को सीटों में बदलने की कला जानता है। वह सिस्टम ये है, पंचायत से लेकर विधानसभा तक हर बूथ पर उनकी पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं। ये वही सिस्टम है जिसने वाम मोर्चे ने 34 साल में परफेक्ट किया था। ममता ने 2011 में सत्ता में आते ही उसी ढांचे को अपने लोगों से बदल दिया। बस पार्टी का नाम बदला, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा ही रहा। हर पोलिंग बूथ पर पार्टी का एक एजेंट, हर वार्ड में एक पार्टी नेता जो हर घर जानता है। ये वो ताकत है जो चुनाव के दिन काम आती है। बीजेपी के पास स्टार प्रचारक है, पैसा है, मीडिया है, लेकिन उनके पास बंगाल की हर गली में वो आदमी नहीं है जो चाय की दुकान पर बैठकर लोगों को समझाए कि इस बार दीदी को ही वोट देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा हथियार है ममता की कल्याणकारी योजनाएं। साल 2021 में उन्होंने ये योजना शुरू की, लक्ष्मी भंडार। इस योजना के तहत राज्य की 2 करोड़ महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में पैसे मिलते हैं। सालाना बजट है 26.700 करोड़ रुपए। सिर्फ एक योजना पर अब तक 74,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा कल्याण श्री योजना, जिससे 1 करोड़ लड़कियों को पढ़ाई के लिए पैसे मिले हैं। रूपश्री योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। स्वास्थ्य साथी योजना, जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। अब समझिए, इन योजनाओं के फायदे लेने वाले लोग करोड़ों में हैं। हर महीने अगर किसी घर की महिला के बैंक खाते में 1,000 रुपए आ रहे हैं तो वो वोट किसे देगी? वो उसी को वोट देगी जो ये पैसे दे रहा है। ये सीधा सौदा है, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। और ये सौदा बंगाल में लगातार काम करता आ रहा है। बंगाल के चुनावी समीकरणों में महिलाएं सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में लगभग 4% अधिक टीएमसी को वोट किया। 4% कम लग सकता है, लेकिन 294 सीटों वाले चुनाव में 4% का अंतर 30 से 40 सीटों का अंतर बन जाता है। महिलाएं ममता के पीछे इसलिए खड़ी है क्योंकि उन्होंने उन्हें पैसे दिए हैं। लक्ष्मी भंडार की राशि सीधे महिलाओं के खाते में जाती है, पति के हाथ में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल के गरीब घरों में ये पैसा महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा कर रहा है। वो इस सरकार को बदलने की जोखिम नहीं लेना चाहती। बंगाल की आबादी करीब 30% मुस्लिम है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने उन 146 सीटों में से 131 पर जीत दर्ज की, जहां मुस्लिम आबादी 25 से 90% के बीच थी। यानी जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा है, वहां टीएमसी की लगभग पूरी जीत होती आ रही है। पर अब सवाल आता है, मुस्लिम वोटर ममता के साथ क्यों है? 2 बड़े कारण हैं। पहला, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का डर। बीजेपी ने कभी ये साफ नहीं किया कि बंगाल में एनआरसी लागू होगा या नहीं।
मुस्लिम समुदाय में ये डर है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा, सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने बंगाल में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। ये साफ संदेश है कि बीजेपी उन्हें अपना नहीं मानती। नतीजा, मुस्लिम वोटर चाहे टीएमसी से नाराज भी हो, डर के मारे आखिरकार ममता के पक्ष में वोट डालते हैं। बंगाल की आबादी करीब 73% हिंदू और 25% मुस्लिम है, लेकिन चुनावी समीकरण इतना सीधा नहीं है। बीजेपी की रणनीति है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना, यानी सभी हिंदू वोटर उन्हें ही मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि टीएमसी के पास भी हिंदू वोटर है, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग जो दलित समुदायों में है। एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटरों को सांप्रदायिक एजेंडे पर लाने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ ममता उन्हें बंगाल अस्मिता और विकास के एजेंडे पर रोकने की कोशिश करती है। बंगाल में हिंदू वोटर पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते, इसलिए हर चुनाव में ये गेम संतुलित रहता है और ममता बच निकलती है। ममता बनर्जी खुद हिंदू है, लेकिन वो हमेशा ये कहती है कि धर्म निजी मामला है, त्योहार सबके लिए है। रामनवमी के मौके पर उन्होंने कहा, हम रामकृष्ण और विवेकानंद के रास्ते पर चलते हैं, किसी जुमला पार्टी के नहीं। महाकुंभ के दौरान जब उन्होंने मृत्यु कुंभ कहकर आलोचना की तो पूछा गया कि क्या वो अपने धर्म का अपमान कर रही है। उनका जवाब था, किसने कहा मैं अपने धर्म का सम्मान नहीं करती। धर्म व्यक्ति का है, त्योहार सबके लिए है। वो अक्सर कहती है, लोग पूछते हैं कि आप औरत हो या मर्द, मैं कहती हूँ मैं इंसान हूँ और मानवता मेरा धर्म है। यही बयान बंगाल के मुस्लिम वोटरों को ये भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि वो किसी धर्म की नेता नहीं है। बंगाल में सांप्रदायिक दंगे होते आ रहे हैं, कई बार हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ता है, इसमें दोनों पक्षों के उम्मीदवार या फिर कार्यकर्ता मारे जाते हैं। ऐसा ही हाल हुआ 2021 के चुनाव के दौरान। शीतलकुची में गोलीबारी में 4 मुस्लिम मारे गए थे। ममता ने इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी का इसमें हाथ है। उनका मुस्लिम वोटर को संदेश साफ है, अगर मैं नहीं रही तो बीजेपी आएगी, और अगर बीजेपी आई तो तुम लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। ये डर ममता बनर्जी हमेशा बनाती आ रही है। यही डर की राजनीति है, लेकिन ये काम करता है। बंगाल के मुस्लिम इस बात को समझते हैं, अगर उनका वोट बढ़ गया तो बीजेपी को फायदा होगा, इसीलिए अक्सर वो टीएमसी के पक्ष में ही वोट डालते हैं, चाहे वो टीएमसी से कितने भी नाराज क्यों ना हो। अब जानते हैं पार्टी के अंदर का खेल। ममता ने 1998 में अपनी पार्टी बनाई थी। वह इस पार्टी की संस्थापक है और वो ये कभी नहीं भूलने देती। हाल ही के दिनों में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उन्होंने पार्टी में बड़ा बदलाव करने की योजना बनाई। ममता को ये पसंद नहीं आया। नवंबर 2024 में उन्होंने पार्टी के कार्यकारिणी में बदलाव किए। पुराने वफादार लोगों को ताकत दी, अभिषेक को मिलने वाली जिम्मेदारियां कम करनी शुरू कर दी। उन्होंने साफ कहा, पार्टी में एक ही बॉस है, वो मैं हूँ। ये बताता है कि ममता कितनी सख्त है। वो अपनी पार्टी के भीतर किसी को अपने से बड़ा नहीं होने देती। अब जानते हैं विपक्ष क्यों ममता को बंगाल से नहीं हटा पाता। बीजेपी के पास बड़े नेता है। मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां की, शाह ने 66 रैलियां और रोड शो की, लेकिन चुनाव जीतने के लिए रैलियां काफी नहीं है। चाहिए बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता, चाहिए जमीनी स्तर पर संगठन। ये वो चीज है जो बीजेपी के पास नहीं है। हाल ही में आरएसएस ने इस पर काम किया है। बीजेपी के पास बंगाल में एक मजबूत चेहरा भी है जो ममता को टक्कर दे सके। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, जितने भी बड़े नेता टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में आए, उनमें से कोई भी ममता के स्तर की लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाया। बीजेपी का चेहरा मोदी है, लेकिन मोदी बंगाल के नेता नहीं है। वो दूर दिल्ली से आकर भाषण दे जाते हैं, जबकि ममता हर मोहल्ले में, हर गांव में जाती है। यही फर्क होता है। 1975 से लेकर अब तक ममता के करियर को समझने के लिए 1993 का 21 जुलाई बहुत जरूरी है। उस दिन राइटर्स बिल्डिंग के सामने गोली चली, 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा,
पुलिस ने सही काम किया। ममता ने उस दिन कसम खाई थी, इसी राइटर्स बिल्डिंग्स में मैं सीएम बनकर घुसूंगी। साल 2011 में वह सीएम बनकर उसी बिल्डिंग में घुसी। 21 जुलाई को टीएमसी हर साल शहीद दिवस मनाती है। ये सिर्फ एक यादगार दिन नहीं, ये उनके वोटरों को ये याद दिलाने का दिन है कि सीपीएम ने उनके साथ क्या किया, और ये भी कि ममता ने उस जुल्म का बदला लिया। यही सबसे बड़ा नैरेटिव है जिस पर ममता चुनाव जीतते आ रहे हैं। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ तो पूरे बंगाल में विरोध शुरू हो गया। जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। ममता सरकार को सबसे बड़ा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन ममता ने एक तरीका निकाला। वो खुद प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, डॉक्टरों से बातचीत की। उसने कहा, मैं भी आंदोलनों से आई हूँ, मैं दर्द समझती हूँ। ये उसी पुराने फॉर्मूला का इस्तेमाल था, विरोध को अपने पक्ष में करना, उन्हें दिलासा देना। वह हमेशा प्रोटेस्ट मोड में रहती है, कभी किसानों के साथ, कभी डॉक्टरों के साथ, कभी मुसलमानों के साथ। विपक्ष में रहकर विरोध करने वाली ममता सत्ता में आने के बाद भी वही भूमिका निभाती है। वो कभी भी अपने आप को सत्ता में बैठी नेता नहीं बनने देती। वो हमेशा जनता की बात सुनने वाली दीदी बनकर अपने आप को फीचर करती है। अब जानते हैं वो पार्टी के अंदर का विद्रोह कैसे दबाती है। ममता के खिलाफ लोग बगावत करते आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी गए, राजीव बैनर्जी गए, मुकुल रॉय गए, इतने सारे नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शुवेंदु अधिकारी गए तो उन्होंने कहा कि ममता का अंत आ गया है, लेकिन ममता का अंत नहीं हुआ। वो फिर जीतकर सामने आ गई। कारण ये है कि ममता ने अपनी पार्टी इतनी मजबूत बना ली है कि कोई नेता पार्टी से बड़ा नहीं है। लोग अपने स्थानीय नेता की बजाय ममता के नाम पर वोट देते हैं। जब कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो जनता कहती है, नेता गए, दीदी अभी भी है। 2011 के बाद ममता सत्ता में है। 15 साल एक लंबा वक्त होता है। इस दौरान बंगाल में क्या बदला? सिंगूर में फैक्ट्री गई, नंदीग्राम में खून हुआ, राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, काउंटर कमीशन पर सवाल उठाए गए। आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने राज्य में अपनी मनमानी की, लेकिन ममता का काउंटर है, बीजेपी भी तो वही करती है। और सीपीएम ने 34 साल में बंगाल का खंडहर बना दिया था। उसके सामने तो हमने कम से कम महिलाओं के बैंक खाते में पैसे डाले, स्वास्थ्य योजना दी है, लड़कियों को पढ़ाया है। ये बात लोगों को कनेक्ट करती है। लेकिन क्या ममता अजय है? नहीं, उनकी कमजोरियां भी है। 2024 के बाद मुस्लिम वोटरों में कुछ नाराजगी बढ़ी है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, ओबीसी वर्गीकरण में बदलाव पर, कुछ मुस्लिम नेताओं को पार्टी से निकाले जाने पर। मुस्लिम नेता नौशद सिद्दीकी ने अलग पार्टी बना ली है। कुछ मुस्लिम वोटर उनकी तरफ भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं का वादा किया है। हर महीने 3000 रुपए, बेटियों की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए। अगर ये वादे जनता तक पहुंच गए तो लक्ष्मी भंडार का जादू थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अभी तक ममता को हराने वाला कोई नहीं आया। एक लड़की जो 1975 में जेपी की कार के बोनट पर चढ़ गई थी, वो लड़की 2011 में मुख्यमंत्री बनी। अगर 2026 में वो फिर जीतती है तो उनका शासन 20 साल का हो जाएगा। सीपीएम से तो कम, लेकिन कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री से ज्यादा। ममता बनर्जी ने जो सीखा है वो ये है, बंगाल में जीतना है तो 3 चीजें चाहिए। पहली, एक मजबूत बूथ मशीन। दूसरी, मुस्लिम वोटरों का समर्थन। तीसरी, महिलाओं का भरोसा। बीजेपी के पास ये 3 नहीं है। सीपीएम के पास थी लेकिन वो खो चुकी है। ममता के पास आज भी वो बरकरार है। तो अगली बार जब आप सोचिए कि बंगाल में बीजेपी सरकार कब बनेगी, तो याद रखना, जब तक ममता के हाथ में पैसा है, जब तक मुस्लिम वोटर डरे हुए हैं, जब तक औरतों के खाते में पैसे आ रहे हैं, तब तक बंगाल की दीदी ही बनी रहेगी। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई मुद्दा हमसे छूट गया तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।